जय हिंद साथियों मैं आपका दोस्त अमन जोशी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जोशी सर एकेडमी में। तो साथियों, आज इकोनॉमिक्स की क्लास 2 होगी और इकोनॉमिक्स की जो क्लास 2 होगी उस क्लास नंबर 2 में आज हम पढ़ेंगे डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड एंड सप्लाई पढ़ने से पहले साथियों होगा क्या, अगर आपको ध्यान है तो पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। क्लियर? टाइप्स ऑफ इकोनॉमी का मतलब क्या था कि अर्थव्यवस्था के प्रकार। अब अर्थव्यवस्था के प्रकार जो हैं वो हमने दो आधार पर डिवाइड किए थे। नंबर एक, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, और नंबर दो जो हम डिवाइड करेंगे साथियों, तो वो हमने डिवाइड करा था अंतर्राष्ट्रीय संबंध के आधार पर। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के आधार पर। ठीक है, तो पिछली वीडियो का ही अभी मैं पिछला टॉपिक थोड़ा सा एक बार हल्का सा रिवीजन करा दे रहा हूं कि पिछला हमने क्या पढ़ा था। स्वामित्व के आधार पर हमने दो प्रकार की या तीन प्रकार की अर्थव्यवस्था पढ़ी थी। नंबर एक हमारा था साम्यवाद, नंबर दो था हमारा पूंजीवाद, और नंबर तीन था मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्लियर है? इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधार पर पढ़ें तो दो प्रकार की अर्थव्यवस्था थी। नंबर एक खुली और नंबर दो बंद अर्थव्यवस्था। इतना ठीक है कि स्वामित्व के आधार पर साम्यवाद, पूंजीवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं हमने पढ़ी थी। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंध के आधार पर दो अर्थव्यवस्थाएं होंगी, खुली और बंद। बंद अर्थव्यवस्था तीन प्रकार की पढ़ेंगे। नंबर एक, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, नंबर दो अर्धविकसित अर्थव्यवस्था, और नंबर तीन जो होगा विकसित अर्थव्यवस्था। अर्धविकसित को विकासशील अर्थव्यवस्था भी बोला जाता है। क्लियर? विकासशील अर्थव्यवस्था। यदि अगर आपका इतना पिछली वीडियो का समझ में आया हो तो पिछली वीडियो एक बार आप देख सकते हैं। उस वीडियो के बाद ना आप सेकंड वीडियो को देख लेना। तो सेकंड वीडियो में जो आज हम पढ़ने जाएंगे तो उसका क्या मतलब है, देखिएगा। अर्थव्यवस्था जो थी ये था टोटल। अब मैं अगर बात करूं, हाँ एक और चीज़ ध्यान रखना, जो ये बंद अर्थव्यवस्था है, पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सी अर्थव्यवस्था जो है अपने आप में आत्मनिर्भर होगी, तो वो होगी आपकी बंद अर्थव्यवस्था। ध्यान रखना, निम्न में से कौन सी अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर होगी, खुली या बंद अर्थव्यवस्था, तो वो होगी आत्मनिर्भर जो अर्थव्यवस्था होगी वो होगी बंद अर्थव्यवस्था। इतना ध्यान रखेंगे। इसके बाद अर्थव्यवस्था जो है, थोड़ा सा ध्यान रखें, अर्थव्यवस्था जो है या अर्थव्यवस्था में बाजार की दो शक्तियां होती हैं। अर्थव्यवस्था में बाजार की शक्तियां कौन कौन सी बाजार की दो शक्तियां हैं, तो यहां देखें, नंबर एक मांग और नंबर दो आपूर्ति। अब तक हमने पढ़ा था अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था दो आधारों पर डिवाइड की गई थी। नंबर एक था स्वामित्व के आधार पर और नंबर दो था अंतर्राष्ट्रीय संबंध के आधार पर। क्लियर है? इसके बाद ध्यान रखें, अर्थव्यवस्था में बाजार की जो थी दो शक्तियां होंगी। नंबर एक है मांग और नंबर दो है आपूर्ति। मांग को बोलेंगे डिमांड और आपूर्ति को बोलेंगे सप्लाई। क्लियर है? यदि अगर इतना समझ में आ गया हो तो आगे इस बात को और बढ़ें और देखें। ठीक, सामने समझेंगे। अब यदि किसी वस्तु की, देखिएगा ध्यान से समझें, यदि किसी वस्तु की मांग बढ़ती है, यहां लिख दे रहा हूं, मांग यदि बढ़ती है और आपूर्ति क्या हो, कम हो। ध्यान से समझें, यदि किसी वस्तु की मांग बढ़े और आपूर्ति क्या हो, कम हो,
ठीक है साथियों, देखिएगा अब, यदि किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो उस वस्तु की मांग बढ़ने से कीमत अर्थात प्राइस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बताएं आप। कीमत बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, कीमत बढ़ने का क्या मतलब है कि महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बढ़ने को मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मुद्रास्फीति। इतनी बात समझ में आ गई। कीमत बढ़ने से क्या होगा, जो व्यापारी है उसको लाभ होगा या नहीं होगा, बताएं। तो कीमत बढ़ने से या महंगाई बढ़ने से क्या होगा, लाभ होगा। और लाभ होने से, जब किसी आदमी को लाभ होता है किसी वस्तु पर या किसी रोजगार में, तो लाभ होने से क्या होगा, निवेश करेगा दोबारा से या नहीं करेगा, इसका मतलब निवेश करेगा। और निवेश करने से क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा। और साथियों रोजगार बढ़ने से क्या होगा, बताएं। रोजगार बढ़ने से क्या होगा, नियमित आय होगी। ठीक है, रोजगार बढ़ने से क्या होगा, नियमित आय बढ़ेगी। और नियमित आय से क्या होगा, जीवन स्तर सुधरेगा। जीवन स्तर सुधरेगा। तो साथियों एक बार और दोबारा से समझेंगे। देखो, मांग और आपूर्ति। मांग और आपूर्ति में किस तरीके से हमने पढ़ना है कि यदि किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो मांग बढ़ने का मतलब क्या है कि कीमत बढ़ेगी, और कीमत बढ़ेगी तो कीमत बढ़ने का मतलब है कि महंगाई अर्थात मुद्रास्फीति बढ़ी। क्लियर हुआ। इसके बाद महंगाई बढ़ने का मतलब क्या है कि जब महंगाई किसी वस्तु की बढ़ रही है, मान लीजिएगा आज की डेट में अगर किसी के पास 1 किलो टमाटर है या 100 क्विंटल टमाटर रखे हैं और वो 20 रुपए के भाव के हैं, लेकिन कल के दिन मार्केट का रेट बढ़ जाए 100 रुपए किलो टमाटर हो जाए, तो आज तो उसका रेट था 20 रुपए उसके पास, लेकिन कल क्या हो गया 100 रुपए, तो उसको कितना 80 रुपए पर केजी पर फायदा हुआ ना। तो महंगाई बढ़ गई, अब उस व्यक्ति को तो लाभ हुआ, लाभ होगा तो वो दोबारा से उसमें निवेश करेगा, और निवेश करने से क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा। रोजगार होने से क्या होगा, नियमित आय होगी, और नियमित आय से क्या होगा, जीवन स्तर में सुधार होगा। अगली बात पढ़ें। इसके बाद साथियों ये था मांग का। इसके बाद पढ़ते हैं आपूर्ति का नियम। यदि आपूर्ति ज्यादा हो और मांग कम हो, तो किसी भी वस्तु की आपूर्ति अर्थात क्वांटिटी ज्यादा होने से क्या होगा, उसकी कीमतें कम होंगी। कीमत कैसी होंगी, कम होंगी। और किसी भी वस्तु की कीमत कम होने से क्या होता है, कीमत कम होने से क्या होगा, घाटा होगा। अब घाटा होगा या कहूं तो नुकसान होगा। घाटा होने से निवेश कम होगा या नहीं होगा, या मैं कहूं तो निवेश नहीं होगा। अब साथियों जब किसी भी उद्योग में या किसी भी काम में निवेश नहीं होगा तो ये बताएं कि आगे क्या रोजगार मिलेगा। जब निवेश ही नहीं हो रहा तो रोजगार भी नहीं मिलेगा, और रोजगार नहीं मिलेगा तो नियमित आय नहीं होगी। नियमित आय नहीं होगी तो जीवन स्तर में सुधार नहीं होगा। ठीक है, देखिएगा दोबारा से इसको समझें। आपने आज क्या पढ़ा, पहली बात देखिएगा, जब हमने पढ़ा आपूर्ति और मांग के बीच में संबंध, कि आपूर्ति यदि ज़्यादा है और मांग क्या है, कम है, तो वस्तु की कीमत क्या होगी, घटेगी। वस्तु की कीमत क्या होगी, कम होगी। वस्तु की कीमत कम होने से व्यापारी को क्या होगा, नुकसान होगा, और नुकसान होगा तो वह आगे निवेश नहीं कर पाएगा। निवेश नहीं कर पाएगा तो रोजगार नहीं मिलेगा, और रोजगार नहीं मिलेगा तो नियमित आय नहीं हो पाएगी, जिससे क्या होगा, व्यक्ति का जीवन स्तर में सुधार नहीं होगा। ठीक है साथियों, तो इतना हमने पढ़ लेना है कि मांग से और
मांग से और इससे क्या होगा, आपूर्ति से। ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर होंगी। इसके बाद अब यहाँ देखें, क्या महंगाई होना जरूरी है? देखें अब महंगाई, यहाँ एक शब्द आया था महंगाई या मुद्रास्फीति। तो मुद्रास्फीति, अब महंगाई होना या कहूँ तो थोड़ी महंगाई होना जो है वो जरूरी है या लाभदायक है। ठीक है, महंगाई थोड़ी होना लाभदायक है। क्यों? इससे क्या होगा कि लोगों को फायदा होगा, लोगों को फायदा होगा तो निवेश होगा, जो अभी हमने पीछे पढ़ा है। क्लियर? अब यहां समझे, लेकिन अगर महंगाई जो है थोड़ी की जगह पे क्या हो जाए, महंगाई अत्यधिक हो जाए, बालको जब महंगाई जो है अत्यधिक हो जाएगी तो क्या होगा, मुद्रा का मूल्य कम होगा, मुद्रा का मूल्य कम। मुद्रा का मूल्य कम होने से क्या मतलब क्या है कि रुपए की वैल्यू कम होगी या नहीं होगी? बताओ। जब महंगाई तुम्हारे भारत में अत्यधिक हो जाएगी तो अत्यधिक होने से, ज्यादा महंगाई होने से क्या होगा, मुद्रा की जो वैल्यू है वो आपका कम होने लगेगी, और मुद्रा की वैल्यू कम होने से क्या होगा, मुद्रा व्यवस्था आपकी समाप्त हो जाएगी, मुद्रा व्यवस्था समाप्त। इसका मतलब महंगाई जो है थोड़ी थोड़ी बढ़ना वो लाभदायक होगा। ठीक है, महंगाई थोड़ी बढ़ना लाभदायक होगा। यदि महंगाई अत्यधिक हो गई तो महंगाई ज्यादा बढ़ने से क्या होगा, उस देश की, उस क्षेत्र की मुद्रा का मूल्य कम होगा, उसकी वैल्यू कम होगी, और वैल्यू कम होने से क्या होगा, उसकी मुद्रा व्यवस्था कोलैप्स हो जाएगी। ठीक है, आगे समझें। अब भारत की क्या महंगाई से, भारत का महंगाई लक्ष्य क्या है? भारत का जो महंगाई का लक्ष्य है वो कितना रहेगा? तो इसको एक चीज को रट लीजिएगा, 4% ±2। 4% एक एवरेज वैल्यू है और +-2, इसको ऐसे समझो कि हमारे भारत में जो महंगाई है वो 2% से 6% के बीच में रहनी चाहिए। तब तक तो महंगाई आपके भारत में कंट्रोल में है। यदि 6% से अगर ज़्यादा जाती है तो वो भारत के लोगों के लिए या भारत के लिए नुकसानदायक होगी। क्लियर है? इसके बाद अब महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए क्या करा जा सकता है? ठीक है, ये शब्द देखें, महंगाई पर नियंत्रण। तो महंगाई पर अगर नियंत्रण करना है तो क्या करेंगे? आरबीआई क्या करेगा? तरलता को कम करेगा। आरबीआई तरलता को कम। अब ये तरलता क्या है तो थोड़ा सा इसको समझेंगे अभी ध्यान से। पहले अगर महंगाई पर नियंत्रण करना है तो आरबीआई क्या करेगा? तरलता को कम करेगा। लेकिन मांग बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? अगर किसी वस्तु को मांग बढ़ाने के लिए आरबीआई क्या करेगा? तरलता को बढ़ा देगा। ठीक है, यदि महंगाई पर नियंत्रण करना है तो आरबीआई तरलता को, लिक्विडिटी को क्या करेगा? कम करेगा। और मांग बढ़ाने के लिए क्या करेगा? वो क्या कर देगा? लिक्विडिटी को बढ़ा देगा। अब इस तरलता पर पहली बात तो अब तरलता ही समझा लूं, तरलता क्या चीज है। देखिएगा, तरलता किसी भी वस्तु को कैश में बदलना। कोई वस्तु है, कोई सामान है, उसको कैश के अंदर बदलना, परिवर्तित करना, उस वस्तु की तरलता कहलाती है। कैसे समझें? देखिएगा, मैं अगर किसी भी मोबाइल की बात कर लूं तो मोबाइल आज वो 10,000 रुपए का है, लेकिन एक समय बाद, एक साल बाद मैं कहूं तो क्या वो मोबाइल की वैल्यू 10,000 रह जाएगी? नहीं ना, कम होगी। ठीक है, तो देखिएगा उसको बाद में अगर हम परिवर्तित करने जाएंगे तो वो मुद्रा की तरलता घट रही है। लेकिन अगर आज आपके पास 1,000 रुपए का नोट है, ठीक है, कैश पड़ा है, तो वो जो नोट है एक साल बाद भी 1,000 रुपए में चलेगा नहीं चलेगा?
ठीक है। तो वस्तु कौन तरल हुई ज़्यादा? कैश। तो किसी वस्तु को जो है किसी भी वस्तु को उस वस्तु के कैश में बदलना, उसका कैश प्राइस में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? उस वस्तु की तरलता कहलाएगा। ठीक है, ध्यान से समझेंगे इस बात को और आगे चलें। अब लिक्विडिटी क्या है, क्लियर हो गया? चलो, अब तरलता पर नियंत्रण करने के लिए, तरलता पर नियंत्रण, तरलता पर अगर लिक्विडिटी पर नियंत्रण करना है तो क्या करेगा? आरबीआई मौद्रिक नीति बनाएगा। आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति। ठीक है, थर्ड, 1 2 3, आपने अब तक 3 फैक्ट्स ये समझ लिए। पहला फैक्ट क्या था कि भारत का महंगाई लक्ष्य क्या है? 4% ±2%, अर्थात भारत की जो महंगाई है 2% से 6% के मध्य में रहेगी। तब तक तो ठीक है। और महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए क्या करना होगा? आरबीआई तरलता को कम करेगा। मांग बढ़ाने के लिए क्या करेगा? तरलता को बढ़ा देगा। तरलता पर नियंत्रण पाने के लिए क्या होगा? आरबीआई मौद्रिक नीति बनाएगा, मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी। अब यहां पे 3-4 आपने ये जो पॉइंट्स पढ़े, इसमें एक फैक्ट्स आप और पढ़ सकते हैं। क्या? वो देखें, यदि अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति में, ध्यान से समझें, मंदी की स्थिति में सरकार द्वारा खर्च बढ़ा दिया जाता है। सरकार द्वारा क्या होगा? खर्च बढ़ा दिया जाता है। अब सरकार खर्च बढ़ा देगी तो उससे क्या होगा? मांग बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? मांग बढ़ सकती है। सरकार के द्वारा खर्च बढ़ाने पर क्या होगा? मांग बढ़ सकती है। और मांग बढ़ाने के लिए सरकार क्या प्रयोग करेगी? इस कौन सी नीति का प्रयोग करेगी? तो ये मांग बढ़ाने की जो नीति है सरकार की, वो कौन सी नीति होगी? राजकोषीय नीति। क्यों? क्योंकि सरकार अपने राजकोष से पैसा निकाल करके देगी। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो देखिएगा, मैं आपको बताऊं, अगर तरलता पर, लिक्विडिटी पर नियंत्रण पाना है तो आरबीआई मौद्रिक नीति बनाएगा। अब यहां पे 2 प्रश्न बन गए कि मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो कौन बना रहा है मौद्रिक नीति? आरबीआई। और राजकोषीय नीति कौन बनाएगा? तो सरकार राजकोषीय नीति बनाती है। 2 प्रश्न ये समझे? ठीक है, अगला, तो मांग का जो नियम था, और एक नियम है मांग का नियम और एक नियम है आपूर्ति का नियम। ठीक है, मांग का नियम और नंबर 2 आपूर्ति का नियम। ठीक है, हमने 2 नियम पढ़ने हैं, एक मांग का नियम और दूसरा आपूर्ति का नियम। अब मांग और आपूर्ति का जो नियम है वो देखिएगा क्या होता है। देखिए, मांग और कीमत का जो संबंध है वो आपस में कैसा संबंध होता है? ऋणात्मक। क्या बोला मैंने अभी? पहले मैं इसको थ्योरेटिकल समझाऊंगा साथियों, फिर उसके बाद इसको एक चित्र के ग्राफ के माध्यम से भी समझा लेंगे। तो मांग और कीमत के बीच में जो संबंध होगा वो कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। मांग का नियम जो होगा हमेशा क्रेता के दृष्टिकोण को दर्शाता है। क्रेता का दृष्टिकोण, देखते रहना आप क्या कह रहा हूं। तो ये सिर्फ जैसे पेपर में क्वेश्चन लाइन आएंगी, कैसे आएंगी तो वो मैं आपको बता रहा हूं कि देखिएगा, वो पूछता है, एग्जामिनर पूछेगा एग्जाम में, मांग का नियम किस तरीके का नियम है कि मांग और कीमत के बीच में कैसा संबंध होता है? तो ऋणात्मक संबंध होता है। और मांग का जो नियम है वो किसके दृष्टिकोण को दर्शाएगा? तो क्रेता के दृष्टिकोण को दर्शाएगा। इसके बाद
आपूर्ति का जो नियम है, आपूर्ति और कीमत, इनके बीच में कैसा संबंध होगा? तो धनात्मक संबंध होगा। ठीक, मांग और आपूर्ति का जो नियम थे, तो उस आपूर्ति का नियम कैसा है? आपूर्ति और कीमत के बीच में संबंध कैसा है? धनात्मक संबंध है। और आपूर्ति का जो नियम होगा वो विक्रेता के दृष्टिकोण को दर्शाएगा। विक्रेता के दृष्टिकोण। अब यहां देखिएगा, इस चीज को समझें। यहाँ पे हमने दो बातें लिखी हुई हैं कि मांग का नियम किसको दर्शा रहा है? क्रेता के दृष्टिकोण को, और आपूर्ति का नियम विक्रेता के दृष्टिकोण को दर्शा रहा है। इतनी बात ठीक है। इसके बाद क्या लिखा? मांग और कीमत के बीच में जो संबंध है वो कैसा संबंध है? ऋणात्मक संबंध है। अब देखें, इस बात को समझें। इसका मतलब जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी, ठीक है, ध्यान से समझे क्या बोल रहा हूं। जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है, मान लीजिएगा कोई एक वस्तु है, इस वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो मांग कम होगी या ज़्यादा होगी? बताओ। जब चीज़ें महंगी होंगी तो क्या होगा? लोग उसको कम खरीदेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जब कीमत बढ़ेगी किसी भी वस्तु की तो उसकी मांग क्या होगी? कम होगी। ठीक है, मांग क्या होगी? कम होगी। अच्छा, जब कीमत जो है किसी भी वस्तु की घटती है, मान लीजिएगा आज 1 किलो जो सेब हैं, सेब आज 40 रुपए किलो हैं। ठीक है, 40 रुपए के 1 किलो। तो देखिएगा सस्ते हैं तो क्या होगा? इसकी डिमांड, अगर कीमत कम है, यहाँ कीमत कम है तो मांग क्या होगी? ज़्यादा होगी। और यही सेब अगर 100 रुपये या 200 रुपये किलो हो जाए, मतलब कीमत ज़्यादा हो जाए, तो क्या होगा? मांग क्या होगी? कम हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई कि अगर किसी वस्तु की मांग जो है कीमत जो है ज़्यादा है तो उस वस्तु की मांग क्या होगी? कम होगी। और वस्तु की कीमत कम है तो उसकी मांग क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों में संबंध कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। मतलब क्या है कि वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग कम होगी और वस्तु की कीमत कम होने पर वस्तु की जो मांग है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ है। आपूर्ति में क्या होगा? यदि किसी वस्तु की, अब देखें, किसी वस्तु की आपूर्ति ज़्यादा है, या कहूं तो छोड़िएगा, कीमत ज़्यादा है। देखें, ऐसे समझें, किसी वस्तु की आपूर्ति ज़्यादा है। ठीक है, आपूर्ति ज़्यादा है तो उस वस्तु की कीमत भी क्या होगी? ज़्यादा होगी, है ना। और आपूर्ति कम होगी किसी भी वस्तु की तो उस वस्तु की कीमत भी क्या होगी? कम होगी। इसका मतलब किसी भी वस्तु की आपूर्ति बढ़ने से या बढ़ने पर उसकी कीमत भी क्या होगी? बढ़ेगी। और किसी वस्तु की आपूर्ति घटने से कीमत क्या होगी? कम होगी। ठीक, बात समझ में आ रही है। और मांग का नियम किसके दृष्टिकोण को दर्शा रहा है? क्रेता के दृष्टिकोण को। आपूर्ति का नियम किसके दृष्टिकोण को दर्शाता है? विक्रेता के दृष्टिकोण को। चलें आगे देखें, इसको अब थोड़ा सा ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। जैसे ये आया, अब यहां देखिएगा, यदि ये इधर Q लिया है तो Q मतलब मात्रा, क्वांटिटी। ठीक है, मात्रा, क्वांटिटी। और P लिया है तो इसका मतलब क्या है? प्राइस, कीमत। ठीक, अब अगर कोई वस्तु की मात्रा 1 है, Q1, तो उसकी प्राइस कितनी है? 1 है। ठीक, अगर किसी वस्तु की कीमत 2 है, या कहूं तो क्वांटिटी 2 है, तो उसका प्राइस कितना है? 2 है। क्लियर। किसी वस्तु का प्राइस 3 है तो उसकी क्वांटिटी, मात्रा कितनी है? 3। अब यहां इस बात को समझिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूं। देखें, यहां मात्रा क्या है? Q3,
ज़्यादा है, किसी भी वस्तु की यहाँ मात्रा क्या है, ज़्यादा है, और प्राइस क्या है, कम है। तो इसका मतलब जब वस्तु की प्राइस कम है, कीमत कम है, तो उसकी मात्रा, डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, देखो ऐसे समझ में आ रही। अगर किसी भी ग्राफ में, जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, मैथ बैकग्राउंड के, उनको पता होगा कि अगर ग्राफ में नीचे की ओर हो या कहूं तो गिरावट हो, तो उसमें क्या होगा, ऋणात्मकता, ऋणात्मक माना जाता है ग्राफ। ठीक है, तो इसका मतलब मांग का जो नियम है वो कैसा होता है, मांग और कीमत के बीच संबंध ऋणात्मक। ठीक, आगे समझें। आपूर्ति का नियम देखें अब। यदि क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, क्वांटिटी 3, प्राइस 1, प्राइस 2, प्राइस 3, ठीक है, यहां देखें। अब ये क्या है, यदि किसी वस्तु का कीमत 1 है तो उसका प्राइस, कीमत 1 है तो जो क्वांटिटी है, मात्रा है, कितनी है, 1 है। प्राइस 2 है तो यहाँ क्वांटिटी 2 है। प्राइस 3 है तो क्वांटिटी, मात्रा क्या है, 3 है। अब यहाँ इस चीज को देखें, प्राइस 1 होने पर उसका कितना है, क्वांटिटी 1 है, ऐसे समझें। प्राइस 2 है तो क्वांटिटी 2 है, प्राइस 3 है, क्वांटिटी 3 है। इसका मतलब जब जीरो वैल्यू थी तो देखें, इसको ऐसे मिला लीजिएगा। मतलब क्या है, यदि किसी वस्तु का प्राइस 1 है तो क्वांटिटी भी 1 हो रही है, अर्थात प्राइस बढ़ने के साथ साथ क्वांटिटी भी बढ़ रही है। मतलब क्या होगा, तो आपूर्ति का जो नियम होगा वो कैसा होगा, धनात्मक होगा। ठीक है साथियों, अब अगली बात समझे इसमें। देखिए ध्यान से, यदि अब हम, ये मांग का नियम है और ये आपूर्ति का है, यहां ले रहा हूं कीमत और यहां ले रहा हूं दोनों मांग और आपूर्ति। ठीक है, मांग और आपूर्ति। अब मांग का जो ग्राफ था वो कुछ यूं था, ठीक है, इस तरीके से, और जो आपूर्ति का ग्राफ है वो कुछ यूं है। क्लियर हो गया, देखो यहां से इस तरीके से बढ़ा हुआ है। ठीक, अब इसका मतलब यहां पे क्या होगा, जिस जगह पे ये बिंदु प्रच्छेदित कर रहा है, मतलब क्या है यहां पे कि कीमत का, किसी भी वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे होता है, जब मांग और क्या होगा, आपूर्ति दोनों ही, या मैं कहूं कि जिस बिंदु पर क्रेता और विक्रेता सहमत होते हैं, क्रेता और विक्रेता सहमत होते हैं, जिस बिंदु पर क्रेता और विक्रेता सहमत होते हैं, उस बिंदु पर कीमत का निर्धारण होता है। कीमत का निर्धारण, किसी भी वस्तु का प्राइस जो है निर्धारण होता है, वो कहाँ होता है, जिस बिंदु पर क्रेता और विक्रेता सहमत होते हैं। देखिएगा, मैं इसको इस बात को एक एग्जाम्पल के रूप में भी समझाने की कोशिश करता हूँ। साथियों, अगर कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक, अब देखें इसको मैं क्या कोशिश करता हूँ। मान लीजिएगा मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन में या खेड़ा आंदोलन में, चलो, किसी वस्तु की डिमांड की गई 50 रुपए की या डिमांड की गई 50 की, लेकिन जो ये कौन है, विक्रेता,
वो मांग रहा है प्राइस इसके 50 रुपये, लेकिन जो क्रेता है वो कह रहा है 20 रुपये। अब दोनों के बीच में सहमति अगर बन जाए 35 रुपये पे, तो ये क्या है, वस्तु की कीमत का निर्धारण। बात समझ में आई? देखो, बेचने वाला 50 रुपये मांग रहा था, खरीदने वाला 20 रुपये बोल रहा था कि मैं 20 रुपये में परचेज करूंगा, लेकिन दोनों की सहमति बनी 35 रुपये पे। तो इसका मतलब क्या है कि खरीदने वाला खरीद लेगा इस कीमत पे और बेचने वाला इस 35 रुपये की कीमत पे उस वस्तु को खरीद लेगा। तो वस्तु की कीमत का जो निर्धारण है जिस बिंदु पर होता है उस पर क्या होता है कि क्रेता और विक्रेता खरीदते हैं। बात समझ में आ गई? और मांग का नियम क्या कह रहा था कि मांग का नियम क्या है? मांग का नियम हमेशा ऋणात्मक होता है, क्रेता के दृष्टिकोण को दर्शाता है। आपूर्ति का नियम जो होता है वो धनात्मक होता है और विक्रेता के दृष्टिकोण को दर्शाता है। ठीक है साथियों?